ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और मैंने अभी आपको बताया कि ये बाइंग, सेलिंग, परचेज और सेल से रिलेटेड है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपका आउटफ्लो होगा। ये वर्किंग से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जाम में गिवन होगी, 2 सालों के प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का बैलेंस गिवन होगा। हमें वहां से देखना पड़ेगा कि यार कितना प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट परचेज हुआ है। अब आप समझे कि यार ये तो इतना ही आसान होना चाहिए कि अगर पिछले साल के प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को इस साल के प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट से मैं कंपेयर कर लूं, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं कहूंगा कि ये अमाउंट परचेज हुई है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं कहूंगा कि डिस्पोजल है। देखिए, बिल्कुल लॉजिकली आप सही कह रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। रीवैल्यूएशंस भी होती हैं, डेप्रिसिएशंस भी होती हैं, डिस्पोजल भी होते हैं, ट्रांसफर भी होता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। इसीलिए हम दोनों बैलेंसेस को डायरेक्टली कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि ये परचेज हुआ, ये सेल हुआ है। तो हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और उन अकाउंट्स के अंदर तमाम चीजें इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर्स, लीज एडिशन, सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो उसके बाद जाकर हमें ये पता चलेगा कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट परचेज हुआ है या डिस्पोज ऑफ। इसी तरीके से एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज किया है वो भी लेस करेंगे। अगर कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया जो एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ है वो भी लेस करेंगे। अब देखिए, ऊपर हमने इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट को रिवर्स किया था, हम एक्चुअली रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे ऐड करें, जो एक्चुअल कैश आपको गवर्नमेंट से रिसीव हुआ। इसी तरीके से ऊपर हमने रिवर्स किया गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, हम यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ऐड करें, जो एक्चुअल कैश आपको डिस्पोजल पे रिसीव हुआ है। ऊपर हमने रिवर्स किया रेंटल्स, क्योंकि वो एक्रूवल बेसिस पे थे, जो एक्चुअल हमें रिसीव हुए हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट इनकम रिवर्स किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, जो एक्चुअल हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वर्किंग के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर। एक्चुअल डिविडेंड जो कैश की फॉर्म में हमें रिसीव हुआ है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये याद रखिएगा कि आपको ये फॉर्मेट याद करना है, ये फॉर्मेट आपको रट्टा लगाना है। एग्जाम के अंदर जब वो आपसे मांगेगा ये एक्सट्रैक्ट्स या पूरी कैश फ्लो, तो आपको ये फॉर्मेट याद होगा, तो आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न इट। और लर्निंग के साथ साथ ये जो एक एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि कौन सा क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आपके पास रेजिंग ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, इसमें डेट फाइनेंस भी है, इक्विटी फाइनेंस भी है। प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स, जब एंटिटी शेयर इश्यू करती है तो कैश आता है, इसलिए इनफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जब एंटिटी लोन लेती है तो कैश आता है, इनफ्लो के तौर पे शो हो रहा है। पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज या पेमेंट ऑफ लोन्स आउटफ्लो के तौर पे शो होता है। डिविडेंड्स पेड, अगेन ये हमें ज्यादातर वर्किंग से कैलकुलेट करना पड़ता है, आउटफ्लो के तौर पे शो होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आपने कैलकुलेट किया नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आपने कैलकुलेट किया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों का आप नेट करेंगे तो याद रखें कि आपके पास आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तीनों एक्टिविटीज के टोटल का जब आप नेट करेंगे तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। अब एक छोटी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और वही वर्किंग आपकी रिकंसिलिएशन भी है। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ठीक बनी है या नहीं बनी। अभी मैंने आपको बताया कि आपको 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जाम के अंदर गिवन हो, 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जाम में गिवन हो। आपने क्या करना है कि 2 साल, लेट्स अज्यूम एक है 2013 और दूसरा है 2014। आपने क्या करना है कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। आपने सबसे पहले जाना है करंट एसेट्स में, सबसे पहले आप जाएंगे करंट एसेट्स में, और वहां पे आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसकी फिगर देखेंगे।
करंट एसेट्स में जाकर। फिर आपने जाना है करंट लायबिलिटीज में 2013 सेम, और वहां पे जाके आपने ओवरड्राफ्ट देखना है। ओवरड्राफ्ट की फिगर इसमें से लेस कर देनी है। अब ये आपके पास पॉजिटिव फिगर आ जाएगी या नेगेटिव फिगर आ जाएगी, यानी हो सकता है ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो सकता है कैश ज्यादा हो। ये ओपनिंग बैलेंस आपने लेना है करंट एसेट्स में से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसमें से ओवरड्राफ्ट लेस करना है। ये जो फिगर आपने कैलकुलेट की है, ये फिगर आप यहां पर जाकर पुट कर दें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तीनों एक्टिविटीज के टोटल को हमने नेट किया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिया, उसमें से ओवरड्राफ्ट को लेस कर दिया, जो भी नेट फिगर आई वो आपने यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाके पुट कर दी। अब आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स निकल आएगा, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब फिर आपने क्या करना है, जो दूसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें, उसमें से फिर वही ओवरड्राफ्ट लेस करें। अब आपके पास जो क्लोजिंग फिगर आ रही है, अगर ये क्लोजिंग फिगर इससे मैच कर गई, अगर ये क्लोजिंग फिगर इसके साथ रिकंसाइल कर गई, तो हम कहेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ठीक बनी है। अदरवाइज हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। सो बस ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखें कि हमें क्या करना है कि पहले हमें तीनों एक्टिविटीज का टोटल करना है, उसमें जाके ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पुट करना है। जो क्लोजिंग फिगर कैलकुलेट हो, अगर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बराबर आ रही है दूसरे साल की, यानी क्लोजिंग वाले की, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपकी ठीक बनी है। अदरवाइज यू विल बी हैविंग एन इश्यू इन दैट।